नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। तो कल का 9 नवंबर का डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर नहीं आया, ठीक है। काफी सारे बच्चों के मैसेज आए, तो उसका यही रीजन था कि वहां पे जो अमेरिका का इलेक्शन था उसी को लेके सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है। जो हमारे काम की है, लेकिन इतनी भी नहीं, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं अमेरिका इलेक्शन के बारे में पॉलिटी सेशन में, ठीक है। लेकिन वहां से डायरेक्ट ही मेंस में क्वेश्चन आ जाए ऐसा कोई चांस था नहीं, ठीक है। तो उसका बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आज डिस्कस करूंगा, और आज का भी जो डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं अमेरिका इलेक्शन में होता क्या है। जैसे वहां पे स्टेज आपको पता होगा कि सबसे पहले वहां पे जितने भी वोटर होते हैं, ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉलेज के हिस्से जो वोटिंग करते हैं, तो वो सीधे सीधे ट्रंप या जो बिडेन को वोट नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो अपने एरिया वाइज, स्टेट वाइज डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट को वोट करते हैं, ठीक है। ध्यान से याद रखिएगा, जो पब्लिक है, पीपल, यानी कंपैरिजन आपको बताऊंगा हमारे यहाँ पे कैसे इलेक्शन होता है और वहां पे कैसे इलेक्शन होता है। जो पब्लिक है, ठीक है, वहां पे भी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, लेकिन डिफरेंस है पूरी प्रोसीजर में। और क्या है वही मैं आपको बताता हूँ। जो कल का और आज का दोनों कंबाइन सेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि कोई भी डाउट ना रहे अमेरिका इलेक्शन को लेके। मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। जो अपना पार्ट है पॉलिटिका जीएस पेपर 2 का, उसमें तो वहां पे जो पब्लिक होते हैं, जो वोटिंग करने का जिनके पास राइट है, वो वोट करते हैं। वो अपने स्टेट वाइज सेनेट और रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। वहां पे दो ही पार्टी है, डेमोक्रेटिक, ठीक है, जिसका सिंबल डोंकी है, गधा, और रिपब्लिक पार्टी जिसका सिंबल एलिफेंट है, हाथी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 50 स्टेट है, 50 स्टेट में इलेक्शन होना होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी और जो बिडेन जी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां पे खड़े करते हैं, उनको वोट करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि वहां पे मान लीजिए 100 सीटें हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कोई स्टेट में 100 सीट है नहीं, राउंड फिगर 100 नहीं है, ठीक है। और होगा तो इसको मात्र एक संयोग गिना जाएगा। उसमें से क्या होता है, सबसे पहले कि भाई मान लो वहां पे इलेक्शन हुए, सब लोगों ने वोट किया, ठीक है। अब वोटिंग काउंट शुरू हो रहा है, स्टेट वाइज होता है, वोटिंग काउंट शुरू हो रहा है। तो वहां पे वोटिंग में पता चलेगा कि जो जोए बिडेन जी की पार्टी है, ठीक है, जोए बिडेन जी की जो पार्टी है उनको मिले हैं जैसे सीटें बहुमत के अनुसार, यानी हमारे यहाँ पे ऐसा ना, फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी जिसको ज्यादा वोट मिले, लोकसभा इलेक्शन हो या राज्य की विधानसभा इलेक्शन हो, यानी जो भी खड़े हैं, जिसको ज्यादा मत मिलेगा, जिसके पास ज्यादा वोट होंगे, वो विजेता होगा, ठीक है। उसी हिसाब से वहां पे मान लो कि बिडेन जी की सरकार जिसमें है, वहां पे 55 रिप्रेजेंटेटिव उनके हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएंगे 45 किनके, यदि 45 डोनाल्ड ट्रंप जी के जीतते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे मान लो सेम कंडीशन हो, किसी स्टेट में 100 सीटें हो, ठीक है। भारत में भी ऐसा नहीं है कि किसी के राउंड फिगर 100 सीटें हो, कोई भी स्टेट की। मैं लोकसभा सीटों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टियां है, ठीक है। हमारे यहाँ पे भाजपा है, कांग्रेस है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, ठीक है। इस प्रकार से काफी सारी पार्टियां है, लोकल और नेशनल दोनों पार्टियां। तो वहां पे क्या होता है, मान लो कि भाई किसी सीट पे बीजेपी अगर 55 वोट लेके आती है, ठीक है, तो वो अपनी सीटें रखेगी। और 45 सीट लेके आ रही है कांग्रेस, तो वो अपनी सीटें रखेगी, ठीक है। हम बिहार इलेक्शन की बात करें तो एलजीपी की जितनी सीट हो, जेडीयू की जितनी सीट हो, वो सब अपने पास रखेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में क्या है, यदि मान लीजिए कि 51 सीटें, ठीक है, सिर्फ एक, यानी 50% से सिर्फ एक, 51 सीटें यदि जोए बिडेन जी को मिली है और 49 डोनाल्ड ट्रंप को मिली है, ठीक है, तो उस स्टेट में सारी की सारी जो सीटें हैं वो किसकी हो जाएगी, सारी की सारी जो सीटें हैं, ठीक है, वो हो जाएगी डेमोक्रेटिक पार्टी की। यानी 100 की 100 सीट किसकी हो जाएगी, डेमोक्रेटिक पार्टी की, पूरे 100। यानी जो भी वहां पे जीता, जिस राज्य में जिसकी भी एक सीट भी ज्यादा है दूसरे से, यानी पूरी सीटें वही लेके जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। इसी कारण के वजह से क्या हो रहा है कि जैसे स्टेट वाइज देखे, फिर 50 स्टेट है, स्टेट वाइज देखे तो आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सारे स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप जी जीते हैं, ठीक है, और बिडेन जी काफी कम स्टेट में। लेकिन बिडेन जी जहां पे जीते हैं उस स्टेट में सीटें ज्यादा थी, ठीक है, इसलिए उनका जो ये प्रेजेंटेशन है उसमें उनको वोट ज्यादा मिले। अब दूसरा स्टेज क्या होता है, मान लो जो पीपल है, पब्लिक है, ठीक है, वो वोट डालती है अपने हर एक स्टेट के अनुसार, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको, उसी हिसाब से सब जगह पे, कहीं पे डोनाल्ड ट्रंप जी जीते, कहीं पे बिडेन जी जीते। अब ये सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो वोट डालेंगे किनको, दोनों को, डोनाल्ड ट्रंप जी और बिडेन जी को। ये जो वोटिंग होती है वो फाइनल होती है, और उसमें जो विजेता होता है
वही प्रेसिडेंट बनता है। तो ये बेसिक था, ठीक है, एकदम नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको सारी चीजें बताई। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेट का बताया, ऐसे 50 स्टेट में होंगे, ठीक है, सेनेट और रिप्रेजेंटेटिव होंगे। टोटल 100 सेनेट है, ठीक है, 438 वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों को मिला के 538 टोटल सीट है। यानी मेजोरिटी के लिए वहां पे चाहिए 270, यानी 270 जिसके पास नंबर आ जाता है वो वहां पे प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। तो ये नंबर आ गया है बिडेन जी के पास और वो वहां पे प्रेसिडेंट बनेंगे, कमला हैरिस वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। याद रखिएगा वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर 4 साल में ही होता है, ठीक है। किसी कारणवश जो बिडेन जी को कुछ भी हो जाता है तो कमला हैरिस जी है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बनेगी। अगर उनको भी कोई कुछ हो जाता है तो उसके आगे भी ऐसा क्रम है, ठीक है, उस हिसाब से प्रेसिडेंट बनते जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन 4 साल में एक ही बार होगा, ठीक है। और वहां पे जो सेनेट है उनका इलेक्शन हर 2 साल में होता है। वहां पे एक चीज अच्छी है, वो चीज है वहां पे कंबाइन इलेक्शन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आप देखेंगे लोकसभा इलेक्शन अलग होता है, ठीक है, स्टेट के विधानसभा इलेक्शन अलग होता है, फिर दूसरे तीसरे किसी ना किसी स्टेट में कभी ना कभी इलेक्शन चलते ही रहते हैं, ठीक है। यानी अपनी जो गवर्नमेंट होती है 4 साल में, 5 साल में 4 साल की बात करूं तो उसका फोकस सिर्फ इलेक्शन पे ही रहता है कि मान लो केंद्र में सरकार चली जाए लेकिन स्टेट में अपनी जो पकड़े वो बनी रहनी चाहिए, इस पे ही फोकस होता है। वहां पे क्या होता है, जैसे हर 4 साल में प्रेसिडेंट और जो सेनेट होते हैं, ठीक है, उनका और जो रिप्रेजेंटेटिव उनका इलेक्शन हो जाता है। फिर हर दूसरे साल, उसके दूसरे साल सिर्फ सेनेट का इलेक्शन होता है। फिर 4 साल बाद सभी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका और सेनेट का और प्रेसिडेंट का सबका इलेक्शन एक साथ हो जाता है। तो यही चीज मोदी जी चाहते हैं कि इंडिया में भी ऐसा हो, एक साथ इलेक्शन हो, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, ताकि क्या करे, गवर्नमेंट के पास इलेक्शन का एक माहौल खत्म हो जाए तो उसके बाद गवर्नमेंट अपने कार्य पे फोकस करे, ना कि इलेक्शन पे, ठीक है। और अभी तो देखने को मिल रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी है हमारे, मोदी जी है, वो भी स्टेट के इलेक्शन में प्रचार करने जाते, ठीक है। ऐसा देखने को ज्यादातर नहीं मिलता था लेकिन अभी ये भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे क्या होता है वो जैसे अपडेट आएंगे हम डिस्कशन करेंगे। फिर से दिवाली आ रही है, दिवाली पे क्रैकर पे बैन लगाया जा रहा है एनजीटी के द्वारा, अपने किसी काम का नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आने के भी चांसेस कम है। एक क्वेश्चन आ गया था जो कि क्वेश्चन था जो ई क्रैकर है, ठीक है, इकोनॉमिकल जो डैमेज नहीं पहुंचाती, ग्रीन क्रैकर्स, ठीक है, उसके लेके क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। फिर अपने को प्रिपेयर करना है जीएस पेपर 2 में एनजीटी के बारे में, एनजीटी का रोल क्या है, एनजीटी कार्य कैसे करती है, ठीक है, उसके बारे में। विशाखापट्टनम वाला जो हमने केस देखा था, ठीक है, वहां पे भी एनजीटी का रोल आया था। तो उसी प्रकार से आपको एनजीटी के बारे में प्रिपेयर करना है। ये पॉलिटी में भी और इकोनॉमी दोनों जगह पे इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये प्रिपेयर करना होगा। फिर यहाँ पे फिर से एक टॉपिक डिस्कशन हुआ इथोपिया को लेके, ठीक है। इथोपिया चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी भी इथोपिया और जो टिग्री रीजन है, ठीक है, वहां पे कंडीशन, वॉर की कंडीशन जैसी हो गई है। फिर यहाँ पे एक नाम आया एबी अहमद का, ठीक है, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसके बाद उनको वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। और सोचा जा रहा था कि ये जो वॉर वाली कंडीशन है, ठीक है, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हालत कंट्रोल में नहीं आ रहे। जैसे इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, पुख्ता इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा। आपको देख लेना है इथोपिया और जो टिग्री रीजन है, ठीक है, वो आपको देख लेना है। इथोपिया मैप में, अफ्रीका स्टेट में आपको इथोपिया के अगल बगल भी कौन सी कंट्रियां है, ठीक है, कोई वाटर बॉडी है कि नहीं है, कौन से कहां से क्या है, सब कुछ देख लेना है। क्योंकि जो भी कोई डिस्कशन, जैसे रिवर वाला पॉइंट है, अभी मैं यूपीएससी 2020 की बात करूं तो जो जो रिवर जिस जिस एरिया की न्यूज में थी वहां से क्वेश्चन आ गया था मेक द करेक्ट सेंटेंस में, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से प्रिपरेशन करनी होगी। दूसरा आया है हमारे जो बांग्लादेश है, ठीक है, पड़ोसी देश के बारे में काफी सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस पेपर में बात करूं, जीएस पेपर 2 में ये इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक में। यदि आप पॉइंट बना रहे हैं जीएस पेपर 2 के लिए, आईआर के लिए, ठीक है, तो आपके लिए सबसे फायदेमंद है। दूसरा, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया टॉपिक है नोट्स बनाने के लिए। क्योंकि आपको जब कभी भी वियतनाम या बांग्लादेश की जो इकोनॉमी ग्रो करी वहां के क्वेश्चन आए तो आपको ढेरों ढेरों पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, जो पॉइंट आपको किसी भी थ्योरी में अवेलेबल नहीं हो गए। क्या है बात, समझ लेते हैं पहले से। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि चाइना को छोड़ के उसके बाद कोई जो एशियन कंट्री है, ठीक है, जो अच्छे से डेवलप कर रही है, यानी वो है वियतनाम। ग्रोथ भी देखिए, 240%, ठीक है, 240% ग्रोथ से कर रही है। रीजन क्या है, रीजन है वहां पे जो ओपन ट्रेड पॉलिसी है, उसमें भी दूसरी जो चांद चांद लगा देने वाली बात है वो है वहां का वर्कफोर्स, कि भाई कम एक्सपेंसिव वर्कफोर्स है। उसके बाद जो भी कंट्री है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, लोकल मार्केट में तो सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है, उनको दिए जाते हैं इंसेंटिव, ठीक है,
फॉरेन फर्म भी वहां पे आ सकती है, वहां पे बिजनेस डाल सकती है, लोकल वेंडर शॉप ओपन कर सकती है, वहां पे बिजनेस कर सकती है, अपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होगी वो बाहर बेच सकती है। वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि वहां पे जो लागत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में आएगी उसी को कंपनी को आगे लेके चलना है, और कोई उन पे चार्ज नहीं लगेगा। वहां पे ड्यूटी जीरो है, जीरो है, फ्री है, टोटली वहां पे ड्यूटी फ्री है। ये सबसे बड़ी बात है जो इंडिया के लिए बताई जा रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए यूरोपियन यूनियन, जिसके साथ सिर्फ बातें हो रही है, रशिया के साथ जिसके साथ सिर्फ बातें हो रही है। अभी तक हम किसी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। ये अपने लिए काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। दूसरा, वहां पे जो पार्टनर है वियतनाम में, आप देखिए यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया, इंक्लूडिंग इंडिया। वहां पे इतना बिजनेस होता है, और वहां पे टोटल फोकस सिर्फ एक ही सेक्टर में है सबसे ज्यादा, वो है गारमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। इतना सारा वहां पे गुड्स बनता है और एक्सपोर्ट होता है कि आप समझ सकते हैं 99% ऑफ यूरोपियन यूनियन प्रोडक्ट आर मेड इन ड्यूटी फ्री विथ वियतनाम, ठीक है। उनकी ज्यादातर कंपनियां वियतनाम में है, क्यों? क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट सस्ता है। दूसरा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेबिलिटी जो होनी चाहिए, जो उनको फैसिलिटी देनी चाहिए, सब कुछ मिलता है। दूसरा, वहां पे कोई एडिशनल टैरिफ नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी आप सिर्फ बनाओ, आप लोकल मार्केट में यानी वियतनाम में भी सेल कर सकते हो और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो कंपनियां ट्रेड वॉर के दौरान चाइना से एग्जिट हो रही थी, वो सभी कंपनियां भारत नहीं आ रही थी, ठीक है। उसमें से मैक्सिमम कंट्री की चॉइस थी वियतनाम। रीजन क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। जो सपोर्ट चाहिए कंपनियों को, कंपनी पॉलिसी जो होनी चाहिए, जो फॉरेन कंपनी को भाती है, वो वियतनाम में अवेलेबल थी। वहां पे उन्होंने जीडीपी पे फोकस किया, गारमेंट इंडस्ट्री पे फोकस किया, और उन्होंने जो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को ही प्रमोट किया, बाकी के भी सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, रियल एस्टेट है, हॉस्पिटल है, डिफेंस है, रेलवे प्रोजेक्ट है, सभी जगह आप निवेश कर सकते हो, ठीक है। और आप अपना बेनिफिट लेके जा सकते हो। कंपनी भी देखे, सैमसंग, कैनन, फैक्सकॉन, एचएमएन, नाइके, ठीक है, एडिडास, सभी कंपनियां जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग वहां पे करती है और चीजें एक्सपोर्ट करती है। उसी प्रकार से सेम फिनोमिना अपनाया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने भी क्या किया? बांग्लादेश ने भी अपने जो वर्कफोर्स है, ठीक है, उसको स्किल किया, यानी जो लोग कार्य कर सकते हैं, युवा है, उनको स्किल किया कि वो कैसे गारमेंट इंडस्ट्री में फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, वहां पे महिलाओं को भी सशक्त किया गया, उनको भी ट्रेनिंग दी गई, उनको भी स्किल सिखाई गई कि किस प्रकार से आप गारमेंट सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, उनको यदि लोन चाहिए, स्मॉल स्मॉल लोन चाहिए, तो उनको प्रोवाइड करवाई गई, वो भी इजीली, ठीक है, ताकि उनका बिजनेस डेवलप हो सके, वो बिजनेस कर सके, ग्रोथ कर सके और लोन रीपेमेंट कर सके। लोन रीपेमेंट करने का भी रेशियो बांग्लादेश का भारत से तो काफी अच्छा, ठीक है। जहां पे इंडिया बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को लोन देके वहां पे एनपीए बढ़ाती है, वहां पे बांग्लादेश छोटे 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 बहुत सारी महिलाओं और बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनको लोन प्रोवाइड करती है, उनको स्किल देती है, उनको जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करती है, और उनका ग्रोथ करवाती है, ताकि उनका ओवरऑल जो जीडीपी है वहां पे कंट्रीब्यूशन बढ़े, ठीक है। इंडिया भी इन दोनों कंट्रियों के साथ कार्य कर रहा है। एक यहाँ पे स्पेशल इंडेक्स की बात की गई है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिकल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या है, क्या देखती है? ये देखती है आप कितनी चीजें हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हो, उसका बास्केट में आपके पास कितनी वेराइटीज है, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या करती है? आपको रैंकिंग देती है। तो डाइवर्सिफाइड बास्केट में चाइना सबसे आगे है 32, ठीक है, फिर इंडिया है 43 पे, फिर वियतनाम है 79 पे, इन बांग्लादेश है 127 पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वियतनाम और बांग्लादेश है, वहां पे डाइवर्सिफाइड नहीं है, ठीक है, स्पेसिफाई है। जैसे मैंने टेक्सटाइल बताया, थोड़ा एग्रीकल्चर बताया, सभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन फोकस है, ठीक है। प्री ऑर्गेनाइज है, प्री अप्रोच है, स्मॉल वेंडर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और लार्ज जो वेंडर है उनके लिए इंसेंटिव स्कीम लेके आते हैं, ठीक है, ताकि जो फॉरेन कंट्री वहां पे आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां पे आए, वहां पे जो वर्कफोर्स है, ठीक है, वो कम सस्ते एक्सपेंसिव पे जा सके। भारत के पास भी यही सारी फैसिलिटियां है, ठीक है, भारत में भी सस्ते वर्कर जो वर्कर है वो है। लेकिन यदि इंडिया में जो टोटली ओपन ट्रेड कर दिया जाए, तो इंडिया के जो डोमेस्टिक जो बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है, वो डूब जाएंगे, वो मर जाएंगे, यानी इंडिया का खुद का कुछ रहेगा नहीं। जितनी भी कंपनियां रहेगी, जितनी भी इंस्टीट्यूट रहेगी जो मार्केट में काम कर रही होगी, वो फॉरेन ही होगी, ठीक है। यानी इंडिया पूरी तरीके से इसको फ्री करके नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा करके बीच का रास्ता निकाल के, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद काफी सारी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, ठीक है, तो उसको फोकस करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और समय मिला तो इंडिविजुअल में, जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जितनी भी कंट्रियां है, उसकी मैं आपको डिटेल में बात करूंगा।
मोदी जी है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आशीर्वाद दिया था, ठीक है, वो फुला फुला नहीं है, लेकिन नीतीश जी के ऊपर जो हाथ रखा था, ठीक है, उसका रिजल्ट हमको बिहार में देखने को मिला। नीतीश जी की सरकार बन गई, जो मैं आपको बता रहा था, नीतीश जी की सरकार बनने के हमें काफी सारे चिन्ह दिख रहे थे, ठीक है। तो काफी सारे हमारे जो मित्र है जो नॉर्थ में प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर एनालिसिस देखते रहते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहती है। फिर 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने डिटेल सबमिट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए यहाँ पे, और अभी हम फ्रंट पेज पे देखेंगे, बराबर। तो वहां पे भी इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि मेरा मानना यह है कि वहां पे काफी सारे एडिटोरियल आएंगे इसके ऊपर, तो हम कब मिल जाएंगे। फिर बात कर ले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जहां पे नई बिल्डिंग बनाई जा रही है पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट में आपको पता होगा, हम लोकसभा की जो सीटें है वो पॉपुलेशन के अनुसार क्या करते, बढ़ाते रहते थे, ठीक है। लेकिन फिर हमने 552 कुल स्ट्रेंथ थी, ठीक है, उसमें से अभी जो 545 वर्किंग थी, वहां पे भी हमने 2 एंग्लो इंडियन सीटों का जो टेन्योर था वो खत्म कर दिया, ठीक है। यानी 543 सीटें अभी लोकसभा में, उसको यदि हम फ्यूचर में एज अ पॉपुलेशन जो 2026 में अभी जो सेंसस होगा, ठीक है, 2020-21 में, उस सेंसस को हम लेके 2026 में यदि सीटें बढ़ाए, ठीक है, तो फिर से हमें सीटों के लिए अलग से सीटें ना देनी पड़े। इसलिए अभी से हम क्या कर रहे हैं, लोकसभा की 888 बराबर 888 सीटें बना रहे हैं, और उसी प्रकार से हम राज्यसभा की 384 सीटें बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आने वाले 10 या 20 साल तक यदि पॉपुलेशन में ब्लास्ट भी हो जाए, ठीक है, तो अपने को सीट बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। और बात कर लेते हैं फ्रंट न्यूज में, तो फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि भाई जो कोरोना वायरस वैक्सीन बनाई गई है उसकी इफेक्ट 90% है, ठीक है। यानी ये बहुत अच्छा डेटा है। अगर ये सही डेटा है और कार्य कर रहा है, तो फोर्थ फेज में हमें थोड़े ही समय में कोरोना वैक्सीन की गुड न्यूज मिल जाएगी। और जैसे ही मिल जाती है, तो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। भारत की काफी सारी जो इंस्टीट्यूट है वो इसके ऊपर कार्य करेगी, ठीक है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में टेम्परेचर और ऑनलाइन जो स्टॉक है उसकी अवेबिलिटी को लेकर हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। फाइजर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, जो काफी ज्यादा ग्रिप रखती है, मेजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकती है, उसका मार्केट भी बड़ा है, ठीक है, मार्केट रिच भी बड़ा है, तो उसका बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जो क्रैकर्स को लेके आए हैं, ठीक है, एयर क्वालिटी को संभालने के लिए, देखते हैं यहाँ पे बैन लगाया गया, फिर भी कितने लोग पटाखे अच्छे से चलाते हैं। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज में फिर से ही जो जोए बिडेन छाए हुए सब जगह पे, जैसे ही वो जनवरी में अपनी शपथ लेंगे, ठीक है, फिर वो हो जाएंगे वहां के प्रेसिडेंट, और आने वाले 4 साल तक उनके द्वारा जो भी कार्य होंगे, ठीक है, वो हम डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो ये आज का और 9 तारीख का दोनों का कंबाइन डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर था। कोई भी डाउट है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर एनालिसिस देखने के लिए देखते रहिए एस लाइफस्टाइल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।